नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधितता, समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल का एक टॉपिक है। मैंने इस स्लाइड के पीछे एक बैकग्राउंड दिया है जिसमें एक कान दिखाया गया है और दो पट्टियां उसको बीच में टच नहीं कर पा रही है। ये अंतरराष्ट्रीय लोगो है जो प्रदर्शित करता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। मैंने इसीलिए इसको एक बैकग्राउंड में इसको डाला है। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग से। मीनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, अर्थ क्या है? हियरिंग इम्पेयरमेंट से हम क्या समझते हैं? कुछ तथ्य पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे पहला है कि मानव की जो श्रवण क्षमता है वो कितनी है। हर्ट्स में अगर लें हम ध्वनि को, हर्ट्स और डेसिबल दो तरीके से हमने यहाँ पर इसमें लिखा है। 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक की ध्वनि जो मानव का कान है वो सुन सकता है। 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स। और डेसिबल में 140 डेसिबल अधिकतम जो ध्वनि सुनने की जो क्षमता है वो मानवीय श्रवणेंद्रिय की है, कान की है। इसमें मैंने वाशिंगटन डीसी की गैलेट यूनिवर्सिटी की वर्णन भी किया है, जो विश्व के अंदर पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो पूरी तौर पर या विशेष तौर पर जो डेफ पर्सन्स हैं, बहरे लोग हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। उन्हीं की शिक्षा के लिए ये प्रबंध किया गया है। अब हम बात करते हैं डेफनेस और इम्पेयरमेंट इन हियरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। कि जो सुनने की क्षमता का जो लॉस है, जो हानि होती है, उसके आधार पर हम उसको इम्पेयरमेंट या डेफनेस की संज्ञा देते हैं, बाधिकता या बहरापन की संज्ञा देते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट को आगे इसमें क्लियर किया गया है। डेफनेस क्या है? टोटल इनएबिलिटी टू हियर इज डेफनेस। जब किसी की सुनने की संपूर्ण जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है, वो कुछ भी नहीं सुन सकता, उसको हम डेफनेस या बहरापन कहते हैं। दूसरी इसके अंदर श्रेणी आती है हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसको हम कहते हैं ऊंचा सुनना। बुजुर्गों में दिक्कत हो जाती है, कई और लोगों में दिक्कत होती है। वो सेंस ऑफ हियरिंग इज डिफेक्टिव बट हु मैनेज विद और विदाउट हियरिंग एड। उनकी इस श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनकी जो सुनने की सेंस है, इंद्री है, वो डिफेक्टिव है, वो दोषपूर्ण है, जो परंतु उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसके द्वारा सुना जा सकता है। किसकी सहायता से? हियरिंग एड, कोई भी सुनने की श्रवण का जो उपकरण है उसकी सहायता से या उसके बिना। तो इन दोनों का अर्थ हमने पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि इन बच्चों की अगर हमारे विद्यालय में, हमारी कक्षा में हो तो इनकी पहचान कैसे करेंगे। उनके करेक्टरिस्टिक्स से, उनके व्यवहार से, व्यवहार से कुछ चीजें हमें प्रदर्शित होती है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला है फ्रीक्वेंट ईयर एक्ट, उसके कान में लगातार दर्द रहता है, इस तरह की वो शिकायत बच्चा करेगा, कान के हाथ लगाएगा, बार बार शिकायत करेगा, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। दूसरा है फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, उसके कान से एक मवाद, एक लिक्विड, एक फ्लूइड, एक तरल पदार्थ जो है वो बहता रहता है, ये भी उसके साथ एक समस्या होती है। तीसरा है कोल्ड एंड सोर थ्रोट्स अकरिंग फ्रीक्वेंटली, उसके साथ जो उसको जुकाम ज्यादा होता है और उसके सोर थ्रोट्स जो है, उसका गला फटा फटा सा रहेगा और उसके गले में दर्द की शिकायत जो है वो होगी। ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि उसको जुकाम और गले की समस्याएं रहती है। डिफिकल्टी विद बैलेंस, लैक ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके जो शरीर का संतुलन है वो ठीक नहीं होता, उसमें उसको समस्याएं आती हैं। उसकी जो गर्दन है, उसके जो कंधे हैं, वो किसी एक विशेष साइड में झुके हुए होंगे, वो लेफ्ट की तरफ हो सकते हैं और वो राइट की तरफ हो सकते हैं, क्योंकि कान के अंदर एक लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। कान का जो प्राइमरी वर्क है, प्राथमिक कार्य है, वो शरीर को संतुलन देना है, तो उसके संतुलन का अभाव भी उसमें देखने को मिलता है। अगला है इनकंसिस्टेंसी इन फॉलोइंग द डायरेक्शंस, जो निर्देश उसको मिलते हैं अपने पीयर से, अपने अभिभावकों से या अध्यापकों से विद्यालय के दौरान, उनको वो फॉलो करने में, उनका अनुसरण करने में वो अक्षम होता है। उसमें निरंतरता का अभाव पाया जाता है। वो कभी फॉलो करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पूर्णतः वो सुनते नहीं।
यूज ऑफ ईयरफोन्स, वो ईयरफोन्स का यूज करता हुआ दिखाई देगा। वर्तमान में ज्यादा लोग कर रहे हैं क्योंकि फोन हमारा जीवन का एक अहम हिस्सा हो गया है, जितना कि कोई और चीज नहीं। और मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग जो है वो ईयर पोड्स या जो अपने ईयरफोन्स हैं वो यूज करते हैं, जो मेरे अनुसार अगर इनका लंबा उपयोग किया जाए तो वो हमें हियरिंग इम्पेयरमेंट की तरफ लेकर जा सकता है। क्योंकि हमारे कान को एक अभ्यास होता है कि वो कितनी दूर की ध्वनि सुन सकता है, और जब हमने कोई ईयरफोन या ईयरपोड अंदर लगाया है तो वो पर्दे के बिल्कुल नजदीक से ध्वनि को दे रहा है, तो आपका कान उसका अभ्यस्त हो जाता है। ऐसे बच्चों में ये देखने को मिलता है, परंतु ये मैं इसलिए बता रहा था कि अगर हम इसका ज्यादा उपयोग करते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू द स्पीकर्स फेस और लिप्स, जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, उसके चेहरे और होठों की तरफ वो ज्यादा ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा वो जो बोला जा रहा है, जो उसको सुनाई कम दे रहा है, जो उस तक उसकी जो ध्वनियां पूरी नहीं पहुंच रही, उसका वो अंदाजा लगा लेना चाहता है चेहरे के भाव से और होठों के जो मूवमेंट है उनके द्वारा। स्टबॉर्न बिहेवियर, जिद्दी अड़ियल व्यवहार उसका होता है, वो जिद्दीपन पर उतारू हो जाता है। ऐसे लगता है कि बड़ा अड़ियल बच्चा है, बहुत ही बिगड़ैल किस्म का बच्चा है, वो वाला जो व्यवहार है वो देखने को मिलता है। अगला है रेस्टलेसनेस एंड लेजी, वो बेचैन नजर आता है कई बार, और कई बार वो आलसी सा भी नजर आता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बेचैनी की जो वजह है वो है उसकी जो श्रवण की क्षमता है उसका सही ना होना, उसके अंदर उसका कमी का पाया जाता। कुछ और विशेषताएं हमने यहाँ लिखी हैं जो इस प्रकार हैं। लिमिटेड वोकेबलरी, उसका जो शब्द भंडार है वो भी सीमित होता है, क्योंकि जैसे आप सभी ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जो एक अच्छा श्रोता होता है वो एक अच्छा वक्ता भी होता है, और उसके पास जिसने जितना ज्यादा सुन रखा है उसके ज्ञान की, शब्दों की और भाषा के प्रयोग की जो क्षमता है वो भी निखरती चली जाती है। तो इस बालक के पास सुनने की शक्ति का अभाव है, इस वजह से उसकी जो शब्द सीमा है, उसका जो शब्द भंडार है वो सीमित होता है। हैविंग स्पीच प्रॉब्लम्स, उसको उसके भाषण में, उसके बोलने में भी उसको समस्याएं होती है, उसका विकास भी संपूर्ण नहीं हो पाता। अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड लैंग्वेज, उसकी जो भाषा है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती या पूर्णतः विकसित नहीं होती। जो बच्चे जन्म से ही हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं, श्रवण बाधित होते हैं, वो अनडेवलप्ड लैंग्वेज का जो शिकार हैं वो देखने को मिलते हैं। हैज ट्रबल इन पेइंग अटेंशन, उसकी जो अवधान की सीमा है, उसके जो ध्यान की एकाग्रता की सीमा है वो भी बहुत कम होती है, उसको समस्या आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब भी हम किसी चीज को एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं और वो ठीक तरीके से हमें सुनाई दे रही है, तभी हम उससे एकाग्र हो सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। इस बच्चे की श्रवण इंद्रिय में समस्या है, वो ठीक से सुन नहीं पा रहा है, इसलिए वो जो ध्यान है, अवधान है या एकाग्रता है वो नहीं प्रदर्शित कर पाता, उसमें उसको समस्या आती है। ऑलवेज आस्किंग व्हाट, वो लगभग जो है कक्षा में या अध्यापक से क्या क्या पूछता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि वही समस्या, सुनने की समस्या की वजह से, जो प्रॉपरली उसने जो ठीक तरीके से नहीं सुना, उस वजह से वो इस तरह का प्रश्न अपने आसपास के मित्रों से या अध्यापक से पूछता है। स्पीच डिफेक्ट्स, उसके भाषण में भी, उसके संप्रेषण में भी, उसके वाक कला में भी आपको कुछ दोष देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो भाषा का अर्जन है वो कान से सुनने से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे हम बोलने का अभ्यास करते हैं। छोटे बच्चे को आप देखिए, वो वहीं से होता है। तो जैसा वो सुन पाएगा, जैसी टूटी फूटी भाषा या टूटे फूटे शब्द वो सुन पाता है, वही उसका जीवन का या उसकी जो लर्निंग है लैंग्वेज का, उसका हिस्सा हो जाती है, और उसमें स्पीच डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ओवर एक्टिंग और विड्रॉन बिहेवियर, कई बार अपनी इस कमी को छिपाने के लिए वो ओवर एक्टिंग करता है, और कई बार उसमें परिस्थितियों से भाग जाने का, पीछे की तरफ हट जाने का व्यवहार देखने को मिलता है। दोनों ही परिस्थितियां किस लिए होती हैं? इसलिए होती हैं ताकि वो अपना जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, श्रवण की जो क्षमता का अभाव है उसके अंदर या पूर्णता ना होना है, उसको छिपाने के लिए इस तरह की गतिविधियां वो करता है। डज नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन कॉल्ड, उसको जब पुकारा जाता है तो वो अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वो प्रतिक्रिया इसलिए नहीं देता क्योंकि उसके उस स्थान तक वो संदेश पहुंचा ही नहीं जहां से उसको डायरेक्शन मिलनी है, निर्देश मिलना है कि ऐसा करना है। अब बात करते हैं हम कॉजेज की।
कारण क्या क्या होते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। यहाँ पर हमने एक साइकोलॉजिस्ट है एस सी ब्राउन 1986 में उन्होंने श्रवण बाधितता के कुछ कारण दिए, बेसिकली 4 मुख्य कारण दिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है मैटरनल रूबेला, जर्मन मीजल्स, जर्मन खसरा जिसको कहा जाता है। ये मुख्य तौर पर उन्होंने बताया कि जो प्रेग्नेंट विमेन है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको पहले ट्राइमेस्टर में पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, इसका प्रभाव। और अगर ये हो जाता है तो ज्यादातर केसों में ऐसा पाया गया, ज्यादातर जो ऐसे केसेस थे उनमें पाया गया कि बालक जो उनके गर्भ से पैदा हुआ उसके अंदर जो उसकी श्रवण शक्ति थी उसका अभाव देखने को मिला। वो सामान्य बालक के रूप में पैदा नहीं हुआ, श्रवण के क्षेत्र की अगर हम बात करें। दूसरा है हेरिडिटी, जिसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। जो तथ्य हैं वो ये भी कहते हैं कि जिन बालकों के माता पिता में पहले से श्रवण दोष थे उनके बालकों में भी वो देखने को मिले। रिसर्चेज में, अनुसंधान में, उनके आंकड़ों में ऐसा देखने को पाया गया। तीसरा है प्रीमैच्योर बर्थ और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रीमैच्योर बर्थ है अल्पकालिक जो जन्म है, समय से पहले, 9 माह पूरे होने से पहले अगर बालक का बर्थ हो जाता है, या प्रेगनेंसी जब गर्भ धारण कर रही है महिला, उसको कोई समस्याएं आ रही हैं, तो उस समय भी ऐसी जो ये कंडीशन है वो हो सकती है बालक के साथ। जैसे अर्ली डिलीवरी इन्होंने बोला है, और उसके साथ साथ लोअर बर्थ वेट भी बोला है कि अगर जन्म के समय बालक का वजन जो है वो सामान्य वजन की जो सीमा है उससे नीचे होता है तो भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। अगला है मेनिनजाइटिस। ये एक संक्रामक जो रोग है, इन्फेक्शन है, संक्रमण है, जिसके द्वारा हमारे जो सेंसिटिव पार्ट होता है इनर ईयर का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है, ये संक्रमण से ये भी होता है। एस सी ब्राउन ने 4 कारण मुख्य तौर पर बताए। अब हम कुछ और कारणों के बारे में भी बात करते हैं। जैसा पहला न्यूरोलॉजिकल कॉजेस, ये समस्या भी देखने को मिलती है। अगर हमारे जो सेंसरी वाल्स हैं, जो कान बाहर लगाया गया है वो ध्वनि को अंदर ले जाने के लिए लगाया गया है कि आपके कान से जब भी ध्वनि टकराए तो वो अंदर की तरफ जाए। उसके बाद जहां सेंसरी वॉल से वो ध्वनि तरंगे टकराती है, जब कोई बोलता है तो वहां अगर डैमेज हो जाती है, वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो वो इस श्रेणी के अंदर आती है। अगला है इन्फेक्शियस डिजीज। कुछ संक्रामक रोग हैं जिनके द्वारा भी ये जो चीज है वो हो सकती है, ये समस्या जो है देखने को मिलती है, जिसमें है मम्प्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, पस इन द ईयर एंड वूपिंग कफ। ये कुछ रोग यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे मम्प्स होता है जिसको हम कहते हैं कन्फीड, उसके बाद है मीजल्स, खसरा, जैसे हमने जर्मन मीजल्स की बात की। उसके बाद है स्मॉल पॉक्स, चेचक, टाइफाइड जिसको हम कहते हैं मोती झारा, और पस इन द ईयर अगर कान में लगातार मवाद बह रहा है, और वूपिंग कफ जो है वो है कुकर खांसी। खांसी का एक बहुत ही जटिलतम रूप है। जब खांसी की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है तो एक अलग तरह से खांसी आती है, वो रुकती नहीं है, उसका दबाव गले में, कानों पर और इन चीजों पर पड़ता है, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। उसके बाद आती है अगली श्रेणी मदर डिजीज। माता के जो बीमारियां हैं वो कई बार बच्चे को जब जन्म के बाद है वो प्रभावित करती है। उनमें से डायबिटीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, ये जो हैं वो बालक की जो हियरिंग कैपेसिटी है, उसकी श्रवण क्षमता है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। ड्रग्स, औषधियां, दवाइयां, 3 दवाइयां हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, कुनेन जिसको हम मलेरिया होने पर दिया जाता है बेसिकली, और थैलीक्लोराइड। इनका अगर सेवन ज्यादा करे गर्भवती माता या बालक अपने जीवन में प्रारंभिक अवस्था में जब उसका जन्म हुआ है या उसके बाद, इसका ज्यादा उपयोग जो है वो आपके कानों की श्रवण क्षमता के ऊपर प्रभाव डालता है। अगला है माल न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं कुपोषण। गर्भवती माता अगर कुपोषण की शिकार होती है तो भी ये दिक्कत आ सकती है, और अगर जन्म के प्रारंभिक कुछ महीनों में बालक जो है वो कुपोषण का शिकार होता है तो भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद है ड्यूरिंग बर्थ, जन्म के दौरान ऐसे कौन से कारण होते हैं जो श्रवण जो हमारी क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं। पहला है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अभाव जिसको एनोक्सिया कहा जाता है। जब बच्चा
माता के गर्भनाल से अलग होकर वो जन्म होता है, उस समय के दौरान अगर बच्चा सही तरीके से सांस नहीं ले पाता तो वो ब्लूइश हो जाता है, क्योंकि उसके अब तक तो वो माँ से जुड़ा हुआ था, उसके ब्लड से जो ऑक्सीजन मिल रही थी वो मिल रही थी। जैसे ही उसने जन्म लिया, अगर उसमें वो हो जाता है, कई बार हम देखते हैं डॉक्टर उसको रुलाने की कोशिश करते हैं, वो वाला इसीलिए होता है कि वो रोए, सांस ले, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसका सर्कुलेशन प्रॉपरली हो पाए। यूज ऑफ फोर्सेप्स इन डिलीवरी, जैसे सिजेरियन जो डिलीवरी होती हैं, अगर उनमें कोई उपकरण ऐसा है जो उसके दिमाग, मस्तिष्क या कहीं ऐसी जगह पर टच हो गया जब जन्म हो रहा था, वो भी एक कारण बनता है। आफ्टर बर्थ लॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी, कोई दीर्घकालिक बीमारी चलती रहती है बच्चे के साथ, वो समस्या कर सकती है, या दुर्घटनाएं जो हैं वो समस्या कर सकती है। उसके बाद है अगला कारण ऑटिटिस मीडिया। ये होता है कि हमारे मध्य कान के अंदर सोजिश आ जाती है, उसकी वजह से ये समस्या होती है। और ये किस वजह से होती है, कुछ कारण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कोल्ड, जुकाम का होना लंबे समय तक, सॉर थ्रोट, गले में अगर आपके दर्द है और वो गले की जो वाणी है वो ठीक से नहीं आ रही, जिसको हम फटा हुआ गला कहते हैं, वो वाली। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो श्वसन के दौरान हमारे कुछ संक्रमण हो जाता है, उससे ये समस्याएं देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, हम टाइप्स के ऊपर आते हैं या क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं कि हियरिंग इंपेयरमेंट के श्रेणियां कितनी हैं। सबसे पहला है जिसको डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस पे लिया गया है, कि सुनने की कितनी क्षमता का लॉस है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। दूसरा है बेस्ड ऑन एज, किस आयु में बालक को ये समस्या हुई, जन्म के समय या जन्म के उपरांत। तीसरा है लैंग्वेज एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट, भाषा का विकास हो चुका था या बिल्कुल भी नहीं हुआ। चौथा है लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, की कान में समस्या कहां पर है, आउटर ईयर, मिडल ईयर या इनर ईयर, कहां पर है। और पांचवा है सेंट्रल डेफनेस, जिसको हम कहते हैं पूर्ण बहरापन। इनके बारे में अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम क्लासिफिकेशन। पहला जो था डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, दो श्रेणियां इसके अंतर्गत आती है, पहला है डेफनेस और दूसरा है हार्ड ऑफ हियरिंग। डेफनेस पूर्णता बहरापन, और हार्ड ऑफ हियरिंग क्या है, ऊंचा सुनाई दे। इसमें चार श्रेणियां बनाई हैं। भारत का जो समाज कल्याण मंत्रालय है, जो इस तरह के इन चीजों को देखता है, उन्होंने इसकी चार श्रेणियां बनाई हैं। ध्वनि की किस क्षमता को वो नहीं सुन सकता, उसके आधार पर कितने प्रतिशत की जो बाध्यता है उसमें देखने को मिलती है। पहला है माइल्ड, 26 से 40 डेसिबल की ध्वनि जो है, जो नहीं सुन सकता, वो क्या है, इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, और उसको 40% जो है निशक्तता या बाध्यता मानते हैं। उसके बाद है मॉडरेट, 41 से 55, जिसको 41 से 50% तक की बाध्यता माना जाता है। उसके बाद है सिवियर, 56 से 70 डेसिबल, जिसको 51 से 75% तक की जो निशक्तता है वो माना जाता है। उसके बाद है प्रोफाउंड, 71 से 90 डेसिबल की जो ध्वनि है, ये बहरेपन की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं बच्चे। उसके बाद इसको 75 से 99% तक का जो बाधितता है वो माना जाता है। और अंतिम है डेफनेस, जिसको पूर्णतः बहरापन कहते हैं, अबव 91 डेसिबल, 100% जो डिसेबिलिटी है वो इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद है दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एज, आयु के आधार पर। पहला है अगर बालक जन्म से ही बहरा है, कंजीनियली डेफ जिसको हम कहते हैं, ऐसे बालक का जब जन्म हुआ तभी उसके श्रवण का जो दोष है वो उसके साथ पैदा होने के साथ ही था। इन बालकों की भाषा का विकास नहीं होता, वो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ध्वनि सुनेंगे तो वो बोलेंगे। उसके बाद है दूसरा एडवेंसियस डेफ, ये होता है जिसको हम कहते हैं कि विकासात्मक बहरापन। इसका मतलब क्या है कि एक आयु विशेष के अंदर जाकर बच्चे के अंदर ये जो समस्या है वो पैदा हुई, वो 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, किस आयु में जाकर किसी रोग या दुर्घटना से अगर उसमें ये समस्या आती है, तो उतनी ही भाषा जो है, जितनी उसने पहले सुन ली, सीख ली, वो उसका आधार बन जाती है। उसके बाद उसके अंदर जो परिवर्तन आने होते हैं वो लगभग ना के बराबर होते हैं, क्योंकि उसके साथ वो समस्या आ जाती है। अगला है तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज एक्सपीरियंस, भाषा के अनुभव या विकास के आधार पर। पहला है प्रीलिंगुअल डेफ, ये क्या है, जन्म के समय से, जब भाषा का विकास ही नहीं हुआ था, अगर वो तभी बहरापन उसमें था तो उसकी भाषा का विकास नहीं होगा। दूसरा है पोस्ट लिंगुअल डेफ,
जो हमने अभी एडवेंसियस डेफ किया वो उसी का हिस्सा है कि एक निश्चित आयु में जाकर उसने कितनी भाषा सीख ली थी तब उसके अंदर हुआ, वो उसके भाषा अर्जन को भी प्रभावित करता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। 3 तरह का है। पहला है कंडक्टिव लॉस। ये क्या है? प्रॉब्लम इन आउटर और मिडल ईयर, बाह्य और मध्य कान में अगर समस्या है तो वो इस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जो कि चिकित्सकीय जांच के द्वारा पता लगता है कि कौन से वाले कान के हिस्से में ये समस्या है। दूसरा है सेंसरी न्यूरल लॉस, प्रॉब्लम इन इनर ईयर, जो तीसरा हिस्सा है अंदर की तरफ का, अगर उसमें समस्या है। और तीसरा हिस्सा है, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है, तीसरे जो इसका प्रकार है वो है मिक्स्ड लॉस, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अबव टाइप्स। अगर दोनों का मिला जुला रूप बच्चे की बाधितता का कारण बनता है तो उसको हम मिक्स्ड लॉस की श्रेणी में लेते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल डेफनेस, डिफॉर्मिटी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। बाह्य कान, मध्य कान और आंतरिक जो हिस्सा है तीनों ठीक है, परंतु आंतरिक हिस्से से जुड़कर जो वेन्स हैं या जो चीज है वो जो जहां संवेदना हमारे ब्रेन के पास पहुंचाती है उसमें अगर कोई समस्या है तो उसको हम सेंट्रल डेफनेस की संज्ञा देते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। इसके लिए हमने कुछ श्रेणियां ली हैं और उसके अंदर 2 तरह का क्लासिफिकेशन दिया है। पहला कि इस श्रेणी में आने वाले बालकों पर बाधितता, जो सुनने की क्षमता का जो अभाव है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर एजुकेशनल नीड्स का लिया है जिसमें उनको क्या आवश्यकता है। सबसे पहले लेते हैं हियरिंग विद इन 25 डेसिबल। ये सामान्य बच्चे के नजदीक ही होते हैं। इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? स्पीच इज नॉर्मल, उनका जो भाषण है, उनकी जो वाक कला है वो सामान्य होगी। फॉलो नॉर्मल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट विद गुड ऑडिटरी परसेप्टिव स्किल्स। ये जो हैं वो सामान्य तरीके से जो उनकी ऑडिटरी परसेप्टिव स्किल्स हैं उनको वो विकसित कर सकते हैं और वो नॉर्मल पैटर्न में उन सभी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। मतलब भाषा को सुनना और सीखना सामान्य बालक की तरह कर सकते हैं। एजुकेशनल नीड्स में नीड्स नो स्पेशल अटेंशन, इस श्रेणी को हम सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं। दूसरी श्रेणी आती है माइल्ड हियरिंग विद इन 26 to 40 डेसिबल। इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है? एग्जिबिट्स डिफिकल्टी इन हियरिंग फेंट स्पीच, बहुत ही धीमी जो आवाज है, धीमी जो वार्तालाप है उसको सुनने में इसको समस्या। स्पीच एट ए डिस्टेंस ऑफ स्पीच विद बैकग्राउंड नॉइस, दूरी वाली जो बात है, कोई बोल रहा है वो नहीं सुनाई देती, या जब आप बोल रहे हैं पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं तो भी ये ध्यानपूर्वक नहीं सुन सकता। अगला है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट्स आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स, उसकी जो भाषा और भाषण का विकास है वो सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ही रह जाता है, उसको विशिष्टता की तरफ हम नहीं लेके जा सकते। जिसको हम कहते हैं कि सुनना बहुत अच्छा है, दक्ष है, बोलना उसका बहुत अच्छा है, उसमें दक्षता है, वो चीज नहीं आ सकती। एजुकेशनल नीड्स क्या है, इनकी शैक्षिक आवश्यकताएं क्या है? पहला है स्पेशल सिटिंग इन द क्लास। अगर बालक को कक्षा के अंदर, मान लीजिए मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, क्या कोई भी अध्यापक बोल रहा है, तो आगे वाली श्रेणी में खास करके कक्षा के मध्य में जो लोग बैठे हैं पहली एक या दूसरी रो के अंदर, उनके पास हमारी आवाज की जो ध्वनि तरंगे हैं उनका सबसे ज्यादा वेग जाता है। तो उस बच्चे को हमें वहां बैठाना चाहिए जहां आवाज की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, जहां पर सबसे ज्यादा ध्वनि तरंगे पहुंच रही। वो पीछे जाते जाते धीमी होती जाती, उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए हमें ये वाला सीटिंग अरेंजमेंट है वो क्लास में करना पड़ेगा। हियरिंग एड इज बेनिफिशियल, उसको हम श्रवण यंत्र प्रदान करें वो भी उसके लिए लाभदायक होता है। उसके बाद आता है मॉडरेट लॉस 41 to 55 डेसिबल। इस श्रेणी में क्या क्या चीजें उसके ऊपर प्रभाव डालती है, किस तरह की चीजें उसके देखने को मिलती है? पहला है अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशनल स्पीच एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 to 5 फीट, 3 से 5 फीट की दूरी में फेस टू फेस, आमने सामने जब कोई बोल रहा है उसको वो समझ सकता है। इससे ज्यादा दूरी हुई समझने में दिक्कत आए। पीठ के पीछे से कोई आवाज लगा रहा है, जहां कान का पिछला हिस्सा आता है वहां से उसको सुनने में समस्या आएगी। may miss as much as 50% of class discussions if voices are faint or not in line of vision। अब वो जो बच्चा है वो 2 चीजों पर आश्रित है। पहला, आवाज का जो स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए। अगर कक्षा में आवाज का स्तर नीचा है, फेंट धीमी आवाज में पढ़ाया जा रहा है और उसको अध्यापक का चेहरा, उसके होठ, उसके पूरी बॉडी ठीक से दिखाई नहीं दे रही है,
तो 50% तक जो डिस्कशन, विचार विमर्श के जो तथ्य हैं वो उससे छूट जाते, मतलब वो ठीक से नहीं पढ़ सकता। मे हैव लिमिटेड वोकेबलरी एंड स्पीच इरेगुलरिटीज, उसके जो शब्द भंडार है वो सीमित होगा और उसके वार्तालाप में भी बहुत सारी दोष या अनियमितताएं या जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल सकती। अब इसके शैक्षिक प्रावधान क्या होने चाहिए? पहला है शुड बी रेफर टू स्पेशल एजुकेशन, उसको विशेष शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, स्पेशल टीचर, रिसोर्स टीचर या स्पेशल स्कूल फॉर एजुकेशनल फॉलोअप, इसलिए ताकि वो ठीक से शैक्षणिक गतिविधियों को पूर्ण कर पाए। मे बेनिफिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल हियरिंग एड थ्रू इवेल्युएशन एंड ट्रेनिंग इन इट्स यूज, वो किससे फायदा हो सकता है उसको? इंडिविजुअल हियरिंग एड, उसके कान में कोई ऐसा श्रवण यंत्र हम लगा दें और फिर उसको ट्रेनिंग भी दें कि कैसे उपयोग में लाना है और उसका मूल्यांकन भी हो, तो उसको फायदा हो सकता है। अगला वही चीज, फेवरेबल सीटिंग, उसके बैठने की व्यवस्था ऐसी की जाए कि जहां पर अध्यापक की आवाज सबसे ज्यादा जाती है। तीसरा, अटेंशन ऑफ वोकेबलरी एंड रीडिंग, उसके शब्दों का अगर हमने बढ़ोतरी करनी है और उसको कुछ पढ़ना सिखाना है तो हमें उस पर अलग से ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है मे नीड स्पीच रीडिंग इंस्ट्रक्शंस, उसको जो लिप रीडिंग होती है या बोलते वक्त अध्यापक के चेहरे से हम देखकर क्या समझ सकते हैं उसका प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। स्पीच कन्वर्सेशन एंड करेक्शन ऑफ इंडिकेटेड, उसको बोलना भी सिखाना है और उसके अंदर आने वाले जो दोष हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी सिखाना पड़ेगा। उसके बाद है अगली श्रेणी, मॉडरेटली सीवियर लॉस 56 टू 70 डेसिबल। इफेक्ट्स क्या क्या है? कैन अंडरस्टैंड लाउड कन्वर्सेशन ओनली, ऊंची आवाज में किया गया वार्तालाप ही समझ सकता है। दूसरा, विल हैव इंक्रीजिंगली डिफिकल्टी विद स्कूल ग्रुप्स डिस्कशन, विद्यालय में कक्षा में बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम अपने सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करते हैं, इस तरह की अवस्थाओं में इस बच्चे को समस्या आएगी। इज लाइकली टू हैव इम्पेयर्ड स्पीच, उसकी जो भाषण है, उसका जो संप्रेषण है, उसकी जो वाक कला है वो भी बाधित नजर आए। इज लाइकली टू हैव डिफिकल्टी इन लैंग्वेज यूज एंड कंप्रीहेंशन, उस बालक को भाषा के प्रयोग में और उसके कंप्रीहेंड करने में भी, कंप्रीहेंशन में भी समस्या आएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रोबेबली विल हैव लिमिटेड वोकेबलरी, उसकी जो शब्द भंडार है वो भी सीमित होता है। अब उसके लिए शैक्षिक प्रावधान क्या होने चाहिए? लाइकली टू नीड रिसोर्स टीचर और स्पेशल क्लास, उसको संसाधन अध्यापक की सहायता चाहिए, सेवा चाहिए, या उसको विशेष कक्षा की सेवा चाहिए। शुड हैव स्पेशल हेल्प इन लैंग्वेज स्किल्स, उसको भाषा के जितने कौशल हैं जैसे वोकेबलरी डेवलपमेंट, शब्द भंडार का विकास करना, भाषा का उपयोग करना, पढ़ना लिखना, व्याकरण, उसमें विशेष सहायता की आवश्यकता है। सीधी सहायता नहीं, विशेष सहायता, स्पेशल हेल्प लिखा गया है, एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। कैन बेनिफिट फ्रॉम इंडिविजुअल हियरिंग एड थ्रू इवेल्युएशन एंड ऑडिटरी ट्रेनिंग, उसको फायदा किससे हो सकता है? अगर हम उसको कोई व्यक्तिगत श्रवण यंत्र देते हैं जिसकी उसको प्रशिक्षण भी दिया हुआ है और उसका मूल्यांकन भी हम करते हैं तो उसको फायदा हो सकता है। स्पीच रीडिंग इंस्ट्रक्शंस, उसको जो लिप रीडिंग है या स्पीच रीडिंग है उसका जो प्रशिक्षण है, उसके लिए निर्देशन है वो भी देना पड़ेगा। स्पीच कन्वर्सेशन एंड स्पीच करेक्शन भी उसके लिए अनिवार्य है कि कैसे बोलना है और उसको कैसे ठीक करना है जो गलतियां उसमें होती। उसके बाद आता है सीवियर लॉस 71 टू 90 डेसिबल। इफेक्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज डू नॉट डेवलप स्पॉन्टेनियसली, बहुत कम उनकी भाषा और जो क्या कहा जाए वाक कला है उनकी, जो जिसको मैं क्या कहता हूँ संप्रेषण है, भाषण है, उसका विकास हो। आर अवेयर ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड वेरी लाउडली एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 फीट और नियर द ईयर, 1 फीट की दूरी पर ऊंची आवाज में अगर कुछ बोलते हैं वो समझ सकता है, या कान के बहुत नजदीक जाकर बोलना, मतलब बहरेपन के बहुत नजदीक है। शैक्षिक प्रावधान क्या होने चाहिए? इनिशियली एजुकेशनली डेफ, शैक्षिक रूप से बहरे होते हैं, सामान्य कक्षा कक्ष या विशेष कक्षा कक्ष में भी बिना अगर जो हियरिंग एड है उनसे हम उसको पढ़ाने की कोशिश करें तो वो नहीं हो सकता। एम्पलीफायर वगैरह अलग तरह से हेडफोन देकर एम्पलीफायर से ऊंची आवाज में अगर उनको कुछ दे सकें तो ज्यादा अच्छा होता है। अर्ली ट्रेनिंग ऑन हियरिंग एड, ऑडिटरी ट्रेनिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच रीडिंग, स्पेशल स्कूलिंग नीडेड, विशेष विद्यालयों की आवश्यकता है।
जो श्रवण यंत्र है उसको उपयोग कैसे करना है इसका प्रशिक्षण देने की जरूरत है, कैसे सुनना है इसका प्रशिक्षण देना है, भाषा का विकास कैसे होगा इसका प्रशिक्षण देना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, इन सब चीजों के लिए विशेष जो सहायता है वो इनको चाहिए। नॉर्मल स्कूलिंग में नोट बी बेनिफिशियल, अगर ऐसे बच्चों को हम सामान्य विद्यालय में दाखिल करते हैं तो वो उनके लिए कतई जो है वो लाभदायक नहीं होगी, वो सीधे तौर पर इनके लिए हानि हो। उसके बाद आता है जो 91 डेसिबल से ऊपर आते हैं। ओकेजनली मे हैव हियर थंडर और एक्सप्लोजन, कोई विस्फोट हुआ, बहुत जोर का धमाका, बम टाइप पटाखा या कुछ और, या बिजली चमकती है आसमान से, वो कभी कभी इनको सुनाई देती है, ज्यादातर नहीं देती। मतलब पूरी तरह उनका जो श्रवण है वो खत्म हो चुका होता है। जनरली प्रोड्यूस्ड साउंड आर नॉट रिकॉग्नाइज, सामान्य तौर पर जो भी आवाजें पैदा होती हैं उनको वो पहचान नहीं कर सकते। आर एजुकेशनली डेफ, शिक्षा के मामले में पूरी तरह बहरे होते हैं। मतलब शिक्षा आप उनको कान के द्वारा जो भी उनको हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है, जैसे मैं अब लेक्चर दे रहा हूं और आप सभी सुन रहे हैं, तो ये वाला जो एस्पेक्ट है वो खत्म है। लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलप ओनली बाय ट्रेनिंग, भाषा और उनका जो भाषण है वो दोनों केवल प्रशिक्षण के द्वारा विकसित हो सकते हैं। एजुकेशनल प्रोविजन क्या है? स्पेशल स्कूलिंग, विशेष विद्यालय में भेजना पड़ेगा, वोकेशनल गाइडेंस देना पड़ेगा। कैन नॉट फंक्शन इन रेगुलर स्कूल, सामान्य विद्यालयों में कोई कार्य नहीं कर सकता, इस बच्चे को दाखिल नहीं किया जा सकता। हियरिंग एड मे प्रूव टू बी बेनिफिशियल ओनली व्हेन फिटेड अर्ली एंड विद प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रारंभिक अवस्था में ही बालक को अगर आपने श्रवण यंत्र दे दिया है, उसको पूरी तरह प्रशिक्षित किया है, तो वो उसके लिए लाभदायक हो सकता है। लेटर स्टेज में जाकर वो भी नहीं हो सकता। कुछ अदर प्रोविजंस हैं शिक्षा के जो है, जैसे साइन लैंग्वेज, चिन्ह भाषा उनको सिखाई जाए, इसका प्रशिक्षण अध्यापक चिन्ह भाषा में पढ़ाए और बालक उसको समझकर, देखकर, समझकर उसके बारे में अपना जो एक धारणा है, जो भी हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कहते हैं, वो करे। फिंगर स्पेलिंग, ऐसे बालकों को स्पेलिंग सिखाने के लिए हम फिंगर के साइंस जो है वो यूज करते हैं। अगर आप गूगल देखेंगे, दोनों चीजों के लिए, साइन लैंग्वेज और फिंगर स्पेलिंग के लिए कुछ साइंस दिए होते हैं। तीसरा है लिप रीडिंग और स्पीच रीडिंग, अध्यापक पढ़ा रहा है, उसके चेहरे के हाव भाव कैसे हैं और उसके होठों की जो मूवमेंट है उससे जो अंदाजा लगाया जा सकता है, उसका प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता इन बच्चों को होती है। चौथा है द टोटल कम्युनिकेशन मेथड, स्पीच रीडिंग, फिंगर स्पेलिंग, साइन लैंग्वेज, ऑडिटरी ट्रेनिंग। ये चारों चीजें जब मिल जाती हैं तो उससे क्या होता है, जिसको हम टोटल कम्युनिकेशन मेथड कहते हैं, इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए, इसको अपनाया जाना चाहिए। इसके द्वारा ये चीजें ज्यादा बेहतर इन बालकों के लिए सहायता हो सकती है अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। इसके बाद आता है एजुकेशन ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट में दो लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। पहला पक्ष है अभिभावक, दूसरा है अध्यापक, जो सामान्य अध्यापक, स्पेशल टीचर नहीं है, ये विशेष रूप से इसको प्रशिक्षित नहीं किया गया है। उनकी भूमिकाएं क्या होंगी वो पढ़ते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ पेरेंट्स। सबसे पहला है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, समय पूर्व पहचान करना। जब जन्म हुआ, बालक में कुछ असामान्य सा नजर आता है, जांच करवाई जानी चाहिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान हो, और अगर पाया जाता है ऐसा समस्या तो उसके लिए दूसरा जैसे पॉइंट कहता है मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका चिकित्सकीय उपचार करवाया जाए, उसको ठीक करवाने की कोशिश की जाए। तीसरा है एक्सेप्टेंस, बालक को अपनाना, उसको वजन ना समझना, उसको भार ना समझना, उसको बहरा गूंगा इस तरह की कोई धारणा ना लेना, और धैर्य रखना। चौथा है मोटिवेट द चाइल्ड टू यूज हियरिंग एड रेगुलरली। बालक के कान में समस्या है, आप चिकित्सक के पास लेकर गए, चिकित्सक ने एक उपकरण दिया कि मशीन लगाकर रखनी है कान में, तो बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो लगातार उसका उपयोग करे। पांचवा है बी इन टच विद स्पेशल एंड रिसोर्स टीचर, विशेष अध्यापक और संसाधन अध्यापक जो उसको स्पेशली ट्रेन करता है पढ़ने के लिए, उसके साथ संपर्क बनाकर रखना, क्योंकि उसको घर में भी कुछ सहायता में चाहिए बच्चे को, जब घर पे वो होमवर्क करता है या कोई दूसरे कार्य करता है। छठा है हेल्प चाइल्ड टू डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी, बालक को सुनने में और बोलने की जो योग्यता है उसके विकास में बालक की सहायता करे पेरेंट्स, और पेशेंसली करे, बार बार अभ्यास करवाए। इसके द्वारा हम बालकों को मेन स्ट्रीमिंग में ला सकते हैं। अब बात आती है सामान्य अध्यापक की, सामान्य विद्यालय में जो उसकी भूमिका क्या होगी। सबसे पहला है नॉलेज ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बालक के व्यवहार की विशेषताएं हैं उसका ज्ञान उसको होना चाहिए, ताकि हम अंदाजा लगा पाए कि ये बालक
किस श्रेणी का है। कक्षा में वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, हमें उसका ज्ञान नहीं है, हम उसको अड़ियल, जिद्दी, गंदा बच्चा, ऐसे ही मतलब कुछ धारणाएं या कुछ नाम देंगे, और एक टाइम आएगा कि वो बच्चा आपकी कक्षा के अंदर से हट जाएगा, वो उसका पढ़ाई में कोई मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उसके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को जानें। दूसरा, अडॉप्ट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द चाइल्ड, बालक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। बार बार पूछ रहा है, बार बार बताएं। बालक पूछ नहीं रहा संकोच में, उस तक पहुंच जाएं, उसको बताएं कि बेटा कोई समस्या बताइए, क्योंकि आपको पता है इस बच्चे को समस्या। वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आप उसका कक्षा के अंदर एक जुड़ाव है वो पैदा कर सकते हैं, और उसको ज्यादा बेहतर सीखने की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। मेक क्लोज कॉन्टैक्ट विद स्पेशल टीचर एंड रिसोर्स टीचर, सामान्य अध्यापक को भी विशेष अध्यापक और संसाधन अध्यापक के साथ संपर्क बनाकर रखना चाहिए। प्रेजेंट न्यू वर्ड्स ऑरली एंड रिटन बोथ वेज, कोई भी नया शब्द कक्षा में अगर आपने बच्चों को सिखाना है, मौखिक और लिखित दोनों तरीकों से हम उसको करवाएं। मोर यूज ऑफ विजुअल एड्स इन द क्लास, विजन उसका ठीक है, सुना जो श्रवण इंद्री है वो नहीं ठीक काम कर रही, तो विजुअल एड्स पर आपकी टीचिंग जो है वो ज्यादा डिपेंडेंट रहनी चाहिए। तो कोशिश करें, हमारा यूनिवर्सल जो विजुअल टीचिंग एड है ब्लैक बोर्ड, उसके बाद कुछ और लेकर आ सकते हैं, तो उसकी सहायता से उसको पढ़ाया जाए। बी अवेयर दैट नॉर्मल चाइल्ड डोंट हार्म द स्पेशल चाइल्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सामान्य बालक टॉन्टिंग ना करे, उसके ऊपर उसको टीज ना करें, उसके ऊपर अलग अलग तरह के जो शब्द से आघात पहुंचाते हैं वो ना हो, ये ध्यान रखा जाए। सपोर्टिव हो बालक क्लास। और लास्ट है अरेंज फेवरेबल सीटिंग अरेंजमेंट, अध्यापक जो है वो बालक का जो बैठने का प्रबंध है वो ठीक से करे। ये था हमारा टॉपिक हियरिंग इम्पेयरमेंट। आशा करता हूं कि आपको ये मेरे जो वीडियोस हैं वो समझ आ रहे हैं। अगर अच्छे लगें तो इनको देखें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं। थैंक यू।